हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन या फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्लास नंबर 4 लाए हैं। इसमें हम बिल्डिंग एस्टिमेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा देखेंगे, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, मैं इसको सेट कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्लास्टरिंग की मोटाई समान है। ठीक है, प्लास्टरिंग की जो हम वॉल्स पे प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस एकदम यूनिफॉर्म है, ये पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? यूज़ किया जाता है बुल मार्क का। ठीक है, हम मार्किंग करते जाते हैं कुछ कुछ दूरी पर, उससे पता चलता जाता है कि हमारे प्लास्टरिंग की जो थिकनेस है वो सेम चल रही है पूरे वॉल पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। प्लास्टरिंग को ये भी कहते हैं, प्लास्टरिंग का दूसरा नाम क्या होता है? प्री कास्टिंग नहीं होता जी, पारगेटिंग। हाँ बिल्कुल, पारगेटिंग होता है। पारगेटिंग वैसे असल में क्या होता है, एक वाटर प्रूफ कोटिंग होती है जो हम वॉल्स के ऊपर करते हैं, उसको कहते हैं पारगेटिंग। पर कई बार प्लास्टरिंग को भी पारगेटिंग बोल दिया जाता है, तो इसका दूसरा नाम पारगेटिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। सोने के कमरे का दरी क्षेत्रफल कम से कम होना चाहिए। दरी क्षेत्रफल मतलब होता है जी कारपेट एरिया। ठीक है, तो जो बेडरूम है, बेडरूम का लोएस्ट जो प्रोविज़न है बेडरूम के कारपेट एरिया का, वो कितना है? वो उसका स्टैंडर्ड है 9.5 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, वैसे मत समझिएगा, 9.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। का प्रयोग मसाला दबाने के लिए एवं समान रूप से फैलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जो हम प्लास्टर दीवार के ऊपर करते हैं उसमें जो हम प्लास्टर मसाला यूज़ कर रहे हैं उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? उसको वॉल के ऊपर प्रॉपरली दबा के एकदम स्मूथ करने के लिए उसको कहते हैं हम लोग फ्लोट। ठीक है, फ्लोट वुडन भी होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं फ्लोट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो मसाले को दबा के प्रॉपर वॉल पे फैलाने के लिए यूज़ होता है उसका नाम होता है फ्लोट। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, प्लास्टर कार्य की सिधाई को जांचने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जब आप वॉल पे जब आप प्लास्टर करते हो तो वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, थोड़ा सा अनइवन तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करने यूज़ करते हैं सीध पट्टी। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज, ठीक है, इसका यूज़ करके आप सीध पट्टी से आप सिधाई जांच लेते हैं। एक लंबी सी पट्टी लोग लेके चलते हैं अपने साथ, जिससे वॉल की सिधाई प्लास्टर करने के बाद उसको रगड़ के बराबर करते हैं, वही होती है सीध पट्टी या स्ट्रेट एज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट मसाले को उच्च दाब पर मशीन द्वारा फेंक कर दीवार पर प्लास्टर को क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम नॉर्मल प्लास्टर तो भाई कन्नी से उठाते हैं और लोग प्लास्टर को दीवार पर फेंक के ही मारते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसके जो एयर वॉइड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अधिक जोर से आप मारेंगे तो प्लास्टर ज़्यादा डेंस होगा और एयर वॉइड्स खत्म हो जाएंगे। पर उससे भी ज़्यादा डेंस प्लास्टर करने के लिए मशीन द्वारा उसको फोर्सफुली फेंका जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं गुनाइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको शॉर्टक्रीट भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, गुनाइटिंग या शॉर्टक्रीट। इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर बी। ठीक है, तो प्लास्टर को फोर्स से फेंकने को गुनाइटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण के पूरा होने पर आवश्यक सभी वस्तुओं की कुल मात्रा दर्शाता है? ठीक है, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो टोटल काम में जो आवश्यक वस्तुएं लगी हैं उनकी टोटल जो अमाउंट यूज़ हुआ उसका जो दर्शाता है उसको कहते हैं सामग्री विवरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, और इसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल से कोई मतलब नहीं है। भिन्न भिन्न सामग्री संड्रीज होती हैं और कार्य प्रभारित स्थापना, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सामग्री विवरण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो दीवारों के मिलान कोने पर केंद्रीय रेखा की कुल लंबाई की कटौती होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लान है, तो इस प्लान पे सेंटर लाइन मेथड से ही आप केंद्रीय रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये वॉल्स की थिकनेस है, तो सेंटर लाइन मेथड कैसे काम करता है? ये आपकी मान लीजिए सेंटर लाइन है चारों तरफ बनी हुई। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन मेथड से क्या करते हैं, हम इनकी पूरी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल, और उस लेंथ को इसकी थिकनेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे आपकी निकल आती है टोटल जो वॉल्यूम है वॉल्स का। ठीक है, अगर अलग अलग थिकनेस है तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही से सारा निकल जाता है। तो दीवार की मोटाई का आधा, दीवार की मोटाई कोई कटौती नहीं है, दीवार की मोटाई का दोगुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है, जब आप मिलान रेखा पर मिलाते हैं तो आपको दीवार की मोटाई का आधा लेना पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय रेखा दीवार की मोटाई की आधी हम नाप लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकलन करने की त्वरित विधि है। ठीक है, आकलन करने की सबसे स्पीडी विधि कौन सी है? वो होती है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, इससे आपका रिजल्ट काफ़ी हद तक एक्यूरेट और बहुत तेज़ी से निकलता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। प्लास्टर करने के पहले सतह को खुरदुरा करना चाहिए,
चिकना करना चाहिए, सीमेंटीकृत करना चाहिए, जलयुक्त करना चाहिए। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, प्लास्टर करने से पहले अगर आप सतह को खुरदुरा नहीं करेंगे तो प्लास्टर भरेगा कहाँ जाके उसमें। अगर आप बिल्कुल चिकनी सतह डाल देंगे तो प्लास्टर वैसे भी सही से नहीं चिपकेगा, इसीलिए सतह को प्लास्टर करने से पहले थोड़ा सा तोड़ा जाता है। तो सतह को खुरदुरा किया जाता है ताकि उसमें नई लेयर का प्लास्टर अंदर उसमें खाँचों में भर जाए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खुरदुरा किया जाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीलिंग का प्लास्टर कितना मोटा होता है? तो बिल्कुल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, इसमें तो ज़रूरत भी नहीं है बाकी ऑप्शन देखने की। इसका सही ऑप्शन होता है 6 mm। ठीक है, सीलिंग यानी कि जो अंदर की तरफ से, कमरे के अंदर की तरफ से जो आप छत के ऊपर प्लास्टर करते हैं उसकी थिकनेस कितनी रखी जाती है? 6 mm। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। भवन की निचली सतह जो मृदा पर भार अंतरण करती है, भवन की निचली सतह जो मृदा पर भार अंतरण करती है वो कौन सी? सुपर स्ट्रक्चर तो टॉप का होता है, जो प्लिंथ से ऊपर का लेयर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। प्लिंथ आप खुद जानते हैं, प्लिंथ फाउंडेशन की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो अर्थ सरफेस के ऊपर निकल के आती है, वो प्लिंथ होती है। फिर फाउंडेशन ही है जो आपके टॉप या सुपर स्ट्रक्चर का लोड नीचे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? निचली सतह जो मृदा पर भार अंतरण करती है, इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, फाउंडेशन। ठीक है, सी फाउंडेशन। ठीक, चलते हैं आगे। चिकनी मिट्टी में नींव की न्यूनतम गहराई रखनी चाहिए। ठीक है, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम गहराई रखनी चाहिए आपकी नींव की, वो कितनी होती है? उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.9 से 1.6 मीटर। ठीक है, अगर आपकी चिकनी मिट्टी में आप कोई नींव बना रहे हैं तो आप उसकी जो गहराई रखेंगे वो 0.9 से 1.6 मीटर तक रखेंगे, ये स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सममित अनुप्रस्थ परिच्छेद, सममित मतलब होता है सिमेट्रिकल, हाँ ये मैंने लिख दिया। सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन की दीवार के प्राक्कलन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अगर आपकी सारी वॉल्स अगर सिमेट्रिकल हैं, मतलब सबकी चौड़ाई सेम है, ऊंचाई भी सेम है और सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो उस केस में सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि है आपकी सेंटर लाइन मेथड। मैंने पीछे ही बताया था, आप सेंटर लाइन निकाल लीजिए और उस सेंटर लाइन की टोटल लेंथ को जोड़ दीजिए और उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई को जोड़ दीजिए, टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले लंबाई को जोड़ के उसमें चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो टोटल वॉल्यूम है उसका वो निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी नींव का चयन आयतन परिवर्तन करने वाली कमज़ोर मृदा के लिए किया जाता है? ठीक, जितनी भी ब्लैक कॉटन सॉइल होती हैं जिनकी आयतन घटता बढ़ता रहता है, जो पानी बहुत तेज़ी से अपने अंदर जाने नहीं देती, जिसके कारण उनमें जल्दी या तो नींव अगर सूख जाएंगी तो फटने लगेगी और पानी चला जाएगा तो एकदम से फूल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी मिट्टियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी मिट्टी में हम बनाते हैं कॉलम फुटिंग। ठीक है, यानी कि पाइल फाउंडेशन, इसको पाइल फाउंडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइल फाउंडेशन या फिर कॉलम फुटिंग इसका सही आंसर है। ग्रिलेज फुटिंग और राफ्ट फुटिंग तब बनती है जब आपकी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, जब उसकी धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, पर अगर मिट्टी का आयतन बदल रहा है बार बार तो आप वहाँ पर कॉलम फुटिंग या पाइल फाउंडेशन ही बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी भवन में नमी रहने का मुख्य कारण क्या है? रेन वाटर, बिल्कुल जहाँ जिस एरिया में बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर भवनों में नमी रहती है, सही बात है। निर्माण में कमी, बिल्कुल आपने ड्रेनेज पाइप्स डाले और ड्रेनेज पाइप में आपने लीकेज छोड़ दी या आपने सही से उनको सील नहीं किया, तब भी भवन में नमी रहेगी। और मृदा की नमी, बिल्कुल अगर आपके यहाँ की सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो धीरे धीरे फाउंडेशन आपकी नीचे से नमी को सोखेगी, जिस कारण से DPC लगानी पड़ती है ताकि वो फाउंडेशन में नमी ऊपर ना आए भवन में चढ़ के। ठीक है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सील रोक रद्दे में प्रयोग होने वाले प्रमुख पदार्थ हैं, ये सब आप लोग भी जानते हैं। सील रोक रद्दे में प्रमुख पदार्थ कौन सा प्रयोग होता है? बिटुमिन। ठीक है, इतने में से जो है लिखा है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है बिटुमिन। ठीक है, सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिक फ्लोरिंग इज यूज्ड इन। अब आप जानते हैं ईंट की फर्श कब बनाई जाती है? पहले तो ईंट की फर्श की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, ये सस्ती होती है। ठीक, तो सस्ती होने की वजह से जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वर्कशॉप में जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं कोई पर्पस समझ में नहीं आता, वैरांडा घर के कभी यूज़ नहीं करेंगे। गोडाउन में क्या होता है? सिर्फ सामान का स्टोरेज ही तो होता है, सामान आपको स्टोरेज चाहिए, फिर रफ हैंडलिंग भी होती है, कई बार वहाँ पे सामान को खींच के लाया जाता है। तो ऐसी जगहों पे आप ऐसी फ्लोरिंग चाहेंगे जो सस्ती भी हो और जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, इसीलिए ब्रिक फ्लोरिंग का यूज़ गोडाउन में या गोदामों में अधिकतर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी मोटाई की दीवारों के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली चाल कौन सी है? ठीक, जितनी भी चालें होती हैं, जो ब्रिक लेइंग के जो अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उसमें सबसे अधिक कौन सी यूज़ होती है? तो सबसे अधिक इंग्लिश, फ्लेमिश, स्ट्रेचर, हेडर में से कौन सी यूज़ होती है? सबसे अधिक यूज़ होती है इसमें से इंग्लिश बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड देखिए एक तो ईजी होता है बनाना। ठीक है,
इसके लिए किसी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती, यानी स्किल्ड मेसन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती क्योंकि इसमें ब्रिक की जो वेस्टेज होती है वो कम होती है। फ्लेमिश बॉन्ड में ब्रिक की वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा होती है, ब्रिक के तोड़न लगाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य रेखा विधि में संगम किस स्थान को माना जाता है, ठीक। अब जो इसका स्पेसिफिकेशन है कि संगम यानी कि जंक्शन, जंक्शन किस पॉइंट को माना जाएगा, जंक्शन माना जाएगा जहाँ पर 4 दीवार, 3 दीवार, 2 दीवार। इसका सही ऑप्शन होगा जहाँ पर 3 दीवार मिलती है, ठीक है। जहाँ पर टी शेप में वॉल्स मिलती हैं, टी शेप में वॉल्स मिलती हैं, वहाँ पर कहलाता है जंक्शन या फिर संगम, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्लान में 10 मीटर स्क्वायर से अधिक, चौड़ाई में 1.5 मीटर से अधिक, परंतु गहराई में 30 सेंटीमीटर से अधिक ना हो तो यह कहलाता है। इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लीजिए। ये डायमेंशन जब भी यूज़ होती है तो हम उसको सरफेस एक्सकेवेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि सतही खुदाई, ठीक। और इसको मीटर स्क्वायर में नापते हैं, ठीक है, सतही खुदाई। तो जब आपका प्लान 10 मीटर स्क्वायर से अधिक हो, चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक हो, परंतु उसकी गहराई 30 सेंटीमीटर से कम हो, तब हम उसको सरफेस एक्सकेवेशन की कैटेगरी में लाएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, सरफेस एक्सकेवेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। भवन प्राकलन में लंबी दीवार छोटी दीवार विधि उपयुक्त है, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड उपयुक्त है किसके लिए, बोथ अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल वॉल, फॉर अनसिमेट्रिकल वॉल्स ओनली, फॉर सिमेट्रिकल वॉल्स ओनली, ठीक है। तीनों ऑप्शन में दिए हैं या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता है वो काम कैसे करता है। जो आपकी भवन होता है ना, भवन का जो फाउंडेशन होता है, तो ये जो अंतिम पॉइंट है, ठीक है, जो लंबी वाली दीवार होगी उसमें आप अंतिम से अंतिम तक की दूरी लेंगे, ठीक है। और जो शॉर्ट वॉल होगी उसमें आप अंदर से अंदर तक की दूरी लेंगे, ठीक है। और फिर इसका हम पूरा एरिया निकालते हैं इससे। तो जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है वो कहाँ काम करता है, बोथ अनसिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल। तो ये काम करता है बोथ अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पे, ठीक है। किसी भी तरीके का आपका भवन हो, चाहे वो उसकी वॉल सिमेट्रिकल हो, चाहे उनकी थिकनेस बराबर हो, कम ज़्यादा थिकनेस हो, अलग अलग थिकनेस पर भी आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बोथ अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। हिंदी वालों को बता दूं, सम्मित या असिमित दोनों के लिए, ठीक है। सामान्य अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर में प्रथम श्रेणी ईंट की चिनाई के लिए सीमेंट रेत मसाले का अनुपात होगा, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में जब आप फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का प्रयोग करेंगे तो जो आप उसमें सीमेंट मसाले का प्रयोग करेंगे उसका रेशियो कितना रखेंगे, 1:3, 1:4, 1:5 या 1:6, ठीक है। इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। इसका रेशियो हम रखते हैं 1:6 जब आप सुपर स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, ठीक है, और प्रयोग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक का, ठीक, तब आप यूज़ करेंगे सीमेंट मसाला 1:6 रेशियो में, ठीक है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे मैंने आपको कराए। इसके अलावा मैं अगले वीडियोस की भी अपडेट लाता रहूँगा। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का भी नेक्स्ट वीडियो में कल तक डालूंगा फिर से, ठीक है, वेल्डेड कनेक्शंस का। और इसके अलावा ड्राइंग भी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ड्राइंग का एक वीडियो मैंने डाल दिया है फाइनल ईयर की ड्राइंग का, और उसको भी मैं आगे अब धीरे धीरे कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।